नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। आइए अब हम आज साहित्य का अध्ययन करते हैं। हम लोग व्याकरण का अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। विसर्ग संधि समाप्त हो चुकी है। आइए अब साहित्य में आदिकालीन साहित्य देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य में हम लोगों ने पद्य तो देख लिया, अब देखा जाए आदिकालीन गद्य। अच्छा, आदिकालीन गद्य में अगर आपसे पूछा जाए आदिकालीन गद्य रचना का नाम बताइए, निम्न में से कौन सी है, तो कुछ रचना का नाम आपको पता है कि आदिकाल में कौन सी गद्य रचनाएं लिखी गई हैं? तो अगर नहीं जानते तो देखिए, इसमें कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए, एक रचना का नाम है कुवलय माला कथा। अच्छा, नाम सुने हैं? इसको आप गद्य को ऐसे भी अगर लिखा मिल जाए तो उसको दूसरा अर्थ मत समझिएगा, ठीक। गद्य इसमें दा और या छुपा होता है ना, चलेगा। यहां देखिएगा, कुवलय माला कथा, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? कौन लिखा है कुवलय माला कथा को? एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप बताएंगे। इसके लेखक के देखेंगे नाम को लेकर कई बार मत भ्रम कहीं कहीं आ जाता है। कुछ लोग नाम में कहीं कहीं मिलता है उद्योतन सूरी, कहीं कहीं मिलता है उद्यतन सूरी, कहीं कहीं मिलता है अद्योतन सूरी। जैसे अगर आप रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में देखेंगे तो नाम उद्योतन मिल जाता है यहाँ पर, और देखेंगे नगेंद्र को भी देखेंगे आप तो नगेंद्र में भी नाम अलग मिल जाता है। तो ये इन्हीं तीनों नाम में है। बस ये पहली की रचना है, एक किस दृश्य से हम लोग अध्ययन करें, इसको ध्यान देना। इसी को आपको मान लीजिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा गया है, आपको इसको ऐसे समझ सकते हैं, उद्योतन, इसी को उद्यतन, और इसी को कहीं कहीं अद्योतन। अब यहाँ सूर्य से कोई दिक्कत है नहीं, ये समझ गए। यही नामे मिलते हैं किसके रचनाकार में? कुवलय माला कथा की रचना में। अब कुवलय माला कथा क्यों? अब देखिए, नाम ही है कुवलय माला कथा। ये किसके द्वारा रचित है? कहीं आपको अगर मिल जाए उद्योतन सूरी, उद्यतन या अद्योतन, तो भी नाम वही समझिएगा, ठीक है। सूरी द्वारा रचित एक गद्य रचना है। अब देखिए, आदिकाल में लिखी गई है। अब देखिए यहाँ पे कैसे आदिकाल में पता चलेगी, देखिए सन भी दिखाया जा रहा है ना, संबत में लिखी है। यह रचना संबत 835 विक्रम। अच्छा, इसको अगर आपको सन में बदलना हो तो क्या करेंगे? यानी ये संबत 835 यानी विक्रम 835 विक्रम में लिखी गई है ना, किसी कोई दिक्कत? अब इसको अगर सन में बदलना है तो आप क्या करेंगे? इसमें पता है, संबत में अगर कोई चीज़ है उसे सन में तब्दील करना हो, बदलना हो, तो क्या करेंगे? इसमें से आप -57 कर देंगे। 57 घटाइए, कितना आएगा? 57 घटाइए फटाफट। 835 - 57, कितना आया आपको? हाँ, घटा लिए ना। यहाँ देखेंगे 15 में से 7 जाएगा, कितना होगा? 8 ना, क्योंकि यहाँ उधार लिया जाएगा, समझ गए होंगे। यहाँ बचेगा 12, 12 में से 5 जाएगा, कितना होगा? 7, और फिर यहाँ से एक उधार तो दिया है 12, तभी हुआ है, तो ये हो जाएगा 7, यानी हो जाएगा 778 ईस्वी। क्लियर? कितनी ईस्वी? 778 ईस्वी में लिखी गई रचना है। और आदिकाल का समय भी आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, कब से कब तक माना गया है। तो स्टार्टिंग कब से माना गया है? नगेंद्र कब से मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल कब से मानते हैं, बताई गई बातें। तो आदिकाल में बातें आ गई। अब समझिएगा, यह आरंभिक उल्लेख्य गद्य ग्रंथ, ये किसके बारे में कहा जा रहा है? मतलब कुवलय माला कथा के बारे में, कि यह आरंभिक उल्लेख्य गद्य ग्रंथ भाषा के कारण चर्चित है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुवलय माला कथा किस कारण चर्चित है, आप बताएंगे भाषा के कारण चर्चित है। यानी भाषा की विशेष बातें हैं, यहाँ से गद्य का प्रादुर्भाव दिखाई देता है। जो हम आज लोग बोलते हैं ना, हम लोग बातें कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपसे, एक गद्य का प्रादुर्भाव कैसे दिखता है, यहीं से हम लोग बातें देख रहे हैं। चलेगा। अब देखिए, कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। अब ये क्या कहते हैं? 9वीं शताब्दी की अब देखिएगा यहाँ लिखा गया है
835 सही है ना, तो इसका मतलब 9वीं शताब्दी में तो एंट्री कर ही दिए हैं। तो 9वीं शताब्दी की कुवलय माला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं, यानी किसमें, कुवलय माला कथा में हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि 9वीं शताब्दी की रचना है। कुवलय माला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोलचाल की तत्काल प्रचलित, यानी तत्काल माने उस समय की प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं, यानी इसी कारण चर्चित है। बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपसे वनडे एग्जाम के लिए सावधान रहेंगे, कुवलय माला कथा किसकी रचना है तो किसको बताएंगे, अद्योतन सूरी। अब कुछ जगह आपको ये मिलता है ये मिल जाता है, कन्फ्यूज होते हैं। मैं सभी बातों को लाकर एक जगह रख दिया है कि आप जिसे आसानी से समझ सके, कोई दिक्कत ना हो। तो एक रचना के बारे में आप जान गए होंगे, ये रचना कौन सी है, कुवलय माला कथा। क्लियर। आदिकाल की ये प्रारंभिक गद्य रचना समझने की कोशिश करें आप लोग। दूसरी देखिएगा, ये क्या नाम लिखा गया है, राउल वेल। वेल वाला शरबत वाला ना समझेंगे ना, राउल वेल है, ठीक। अब इसमें देखिएगा, यह रचना अब की जो 2021 में टीजीटी का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछी गई थी रचना के बारे में, और काफ़ी लोगों का गलत आंसर हुआ था। अब प्रश्न क्या पूछा गया था, ऐसे नहीं पूछा गया था, अभी बताएंगे आपको, प्रश्न दिखा रहे हैं, देख लीजिए इसके बारे में। पहले रोडा, अब ध्यान दीजिएगा, और रोड दो नाम है। अगर नगेंद्र की पुस्तक पढ़ेंगे तो रोडा नाम मिलता है, और रामचंद्र तिवारी को देखेंगे तो रोड मिल जाता है। तो आप समझिएगा, और रोड ना समझे जिस पे आप चलते हैं, ROAD ना, बात समझ रहे हैं ना। रोड या रोडा ये कवि का नाम है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको विकल्प में रोड मिल जाए तो भी आप कंफ्यूज ना होंगे, अगर रोडा एक ही देगा विकल्प में, या तो रोड देगा या तो रोडा देगा, आपको डाउट नहीं आना चाहिए। अगर पूछ ले कि राउल वेल किसकी रचना है तो रोडा या रोड की। देखिए रा से शुरू है तो दोनों रा से, यानी रा यहाँ रा, तो याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रोड या रोडा कवि द्वारा रचित एक प्रेम काव्य। देखिए प्रेम काव्य, लेकिन ये चर्चित क्यों है, क्योंकि इसमें गद्य का प्रयोग हुआ है, इसी कारण इसे गद्य में रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आदिकालीन गद्य में, तो राउल वेल का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। और बताया गया है इसमें कलचुरी, तो कलचुरी राजवंश जानते हैं कि नहीं आप लोग, कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं की नक्शिक का वर्णन, यानी जो राउल वेल रचना है इसमें कलचुरी जो राजवंश है, तो कलचुरी राजवंश के संस्थापक कौन है, कोई बताएगा, चलेगा आप लोग बताइएगा, कलचुरी राजवंश के संस्थापक कौन है। बताइएगा बताइएगा आप लोग कलचुरी जो राजवंश है इसके बारे में क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पता है, याद रखिएगा, जीएस के तहत हिंदी लगा है जरूर ना, हिंदी सब्जेक्ट है ना, हिंदी लगी है, तो हिंदी के साथ समझिएगा कि हिंदी की जो स्टोरी आती है, जो कहानी आती है, किसी ना किसी ऐतिहासिक भाग से, भौगोलिक भाग से, या जो भी तरीके से जुड़ी होती, तो आपको जानना भी जरूरी होगा। तो कलचुरी राजवंश में देखिएगा क्या नाम लिखा गया है, कोकल प्रथम, इनका नाम सुने हैं, यही जो है कलचुरी राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं, यानी यही हैं। और कलचुरी राजवंश की स्थापना कब हुई है, 845 ईस्वी, 845 ईस्वी। इनके बारे में और कौन कौन शासक हुए जरूर बताइएगा, क्योंकि इस रचना से संबंधित ये रचना पूछी गई है। अब देखिएगा इसमें क्या लिखा जा रहा है कलचुरी राजवंश के बारे में। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है चंद्रवंशी क्षत्रिय माने जाते हैं, यानी ये लोग जो कलचुरी राजवंश है ये संभवतः चंद्रवंशी माने जाते हैं, यानी इनको चंद्रवंशी कहा जाता है। चंद्रवंशी आप जानते होंगे, बात समझ गए होंगे। चंद्रवंशी के बारे में यहाँ वर्णन किया जा रहा है, यानी चंद्रवंशी, समझ गए होंगे ना। अब जो इतिहास में बातें हैं, इन्होंने समझेगा भोज को हराया था। भोज कौन है बताइएगा, प्रतिहार शासक भोज, और इनके वंशावलियों में कई लोग योग्य शासक हुए हैं जिनके बारे में कई जगह उल्लेख मिलता है। इनके ही वंशावली में, यानी कलचुरी वंश में कुछ जो विद्वान लिखते हैं उसमें एक नाम आता है, कोई बताएगा,
राजशेखर, राजशेखर का नाम सुने हैं? इनके बारे में क्या जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं राजशेखर, इनके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा, फिर बातें बता रहे हैं। तो ये समझिएगा कलचुरी वंश राजवंश के मैं वर्णन कर बता रहा हूँ यहाँ कि इसमें कलचुरी राजवंश के किसी सामंत, अब सामंत किसे कहते हैं ये भी आप जानते होंगे ना, बताइएगा जरूर। सामंत की 7 नायिकाओं, अब नायिका के कई विभाजन किए गए हैं ना, ये भी जानते होंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि वह स्त्री जो कभी सूर्य का दर्शन ना किया, सूर्य को ना देखी हो, तो ये बताइएगा, एग्जाम में ये भी पूछा गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नक्सिक का वर्णन किया गया है। अब देखिएगा गौर से, जो मैं बताने जा रहा हूं नक्सिक का वर्णन किया, यही प्रश्न पूछा गया था कि किस रचना में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत के 7 नायिकाओं का वर्णन किया गया। मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये पेपर है, ठीक। अब इसमें प्रश्न संख्या मैं बता रहा हूं 36 यानी 36वां प्रश्न दिख रहा होगा, 36वां प्रश्न देखिएगा और से, प्रश्न संख्या 36 चलिएगा। अब देखिएगा यहाँ क्या है, इसमें मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। विकल्प दिया है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर दिया है राउरवेली, फिर दिया है अगला विकल्प कुवलय माला कथा, फिर अगला विकल्प दिया है वर्ण रत्नाकर। अब बताइएगा, देखिए कुवलय माला कथा मैंने बता दिया, विकल्प इसमें कुवलय माला कथा का भी दिया था। अगर आप मान लीजिए एक रचना 2 रचना में डाउट में कहीं आप संशय में पढ़ते तो इसके बारे में भी जान गए हैं कि एक किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या कारण है। अगर मान लीजिए आपसे कह देता भाषा के कारण कौन सा ग्रंथ चर्चित है तो भी ध्यान देना पड़ता आपको। लेकिन अगर यहाँ 7 नायिकाओं का वर्णन किया, विकल्प में ए भी विकल्प दिया है और ए भी दिया है, 2 अन्य रचना दिया, उसका भी मैं वर्णन करूंगा अभी आगे, उसका भी चर्चा होगी अभी। तो अब देखिएगा इसमें दिया कि कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक का वर्णन से संबंधित ग्रंथ है, तो उक्त व्यक्ति प्रकरण राउलवेल कुवलय माला कथा वर्ण रत्नाकर। तो यही अगर आप राउलवेल अगर जानते हैं हाँ, तो इसी को जो लोग टिक कर देंगे तो आंसर सही हो जाएगा राउलवेल का। तो अब इसमें देखिए दिया गया है कि इसमें कलचुरी, तो इसमें पूरा स्पष्ट लिखा है कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का वर्णन किसमें है, तो 7 नायिकाएं समझ गए होंगे, तो अब तो नहीं भूलेंगे राउलवेल के बारे में। इतनी बातें क्लियर हो गई। आइए आगे हम देखते हैं कि इसमें और क्या महत्वपूर्ण चीज़ है। आइए अब हम लोग राउलवेल के बारे में और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से है। राउलवेल के बारे में बता दिएगा, 7 नायिकाओं का वर्णन है ना, और किस वंश राजवंश के भी बातें बता दी। आगे देखा जाए राउलवेल एक, अब देखिए इस रचना का नाम है एक शिलांकित रचना है। अगर आपसे पूछा जाए कि राउलवेल जो कैसी रचना है तो आप टिक क्या करेंगे, एक शिलांकित रचना है। मतलब शिलांकित माने जानते होंगे, शिला माने क्या होता है बताइएगा, शिला माने पत्थर ना, उस पर अंकित है, यानी जो छेद छेद कर छीनी हथौड़ी से बनाया जाता है ना, शिला माने पत्थर, तो समझ गए होंगे वो शिलांकित रचना है। मतलब कौन सी, राउलवेल। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखा जाए इसकी रचना यानी किसकी, राउलवेल की रचना राउल नायिका के नक्सिक वर्णन, यानी ध्यान देना कई बार एग्जाम में चाहे भी प्रश्न पूछा गया है कि नक्सिक वर्णन से क्या समझते हैं। नक्सिक वर्णन में 4 विकल्प देता है, तो बताइएगा नक्सिक से आप लोग क्या समझते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या बनेगा, नक्सिक वर्णन। जो बड़े बड़े नाखून रखा लेते हैं, ऐसा कुछ बताइए गौर से, नक्सिक वर्णन से क्या समझते हैं। नक्सिक वर्णन क्या है बताइएगा। देखिए नक्सिक से तात्पर्य है पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक, इसी को नक्सिक वर्णन, मतलब नायिकाओं के या स्त्रियों के एक एक अंगों का विधिवत वर्णन, यानी पैर के नाखून से लेकर शिखा की चोटी, यानी ऊपर जो शिखा है यहाँ यानी चोटी तक हर अंगों का वर्णन को नक्सिक वर्णन कहा जाता है। इसकी रचना, राउलवेल की रचना, राउल जो है नायिका है। अगर आपसे पूछ लिया भी जाए राउलवेल में नायिका कौन है, तो आप बताएंगे राउल जो है ये नायिका है। नायिका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में हुई है। इसके रचना काल के बारे में कुछ बातें आती है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो रचना काल है इसमें थोड़ा कुछ लोग 10वीं मानते हैं, कुछ लोग 11वीं मानते हैं। अगर देखेंगे 10वीं में तो जो नगेंद्र हैं वो 10वीं मानते हैं, यानी उनके पुस्तक में वो लिखते हैं कुछ विद्वान
इसको 10वीं शताब्दी का मानते हैं, और आगे जाएंगे रामचंद्र तिवारी जो है स्पष्ट रूप से 11वीं शताब्दी मानते हैं, यानी 11वीं और 10वीं क्या शताब्दी। समझ गए होंगे बात को, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखा जाए, राउलवेल से ही हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार, देखिए श्रृंगार बहुत लोग अशुद्ध लिखते हैं, ध्यान देना है। श्रृंगार शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, तो श्रृंगार में बार बार बताया जा रहा है, काफी लोग अभी भी गलती कर जाते हैं। यहां भी एक राह ऐसे ला देंगे तो गलत हो जाएगा, श्रृंगार ऐसे ही लिखेंगे। श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी जो है इसमें नखशिख का श्रृंगार परंपरा का वर्णन करने में प्रथम ग्रंथ कौन सा है, या कहां से प्रारंभ होता है, किस ग्रंथ से यानी किस रचना से हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ होता है, तो आप क्या बताएंगे, राउलवेल को बताएंगे। इसमें नो डाउट क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी, यहां तक ना स्पष्ट हो गया। आगे देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए, देखिएगा 7 नायिकाओं का वर्णन हो गया था इसमें। अब देखिए इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, यानी 7 नायिकाएं थी, समझिएगा, अपने मन में सेट कर लीजिएगा। 7 नायिकाएं 7 जगह की होंगी तो 7 बोलियां मिल जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, ऐसे याद कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई राजस्थान की रही होगी, कोई बिहार की रही होगी, कोई कुछ और राज्यों के समझ लिया जाए, तो ऐसे तो 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, ऐसे भी अपने ब्रेन में सेट कर लीजिए, यानी 7 नायिकाएं और 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। जिसमें प्रधान कौन है, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। अब राजस्थानी उपभाषा जो होती है, इसमें कितनी कौन कौन भाषाएं आती हैं, उपबोलियां आती हैं, यानी राजस्थानी तरीके से भाषा हम तो कहते हैं ना राजस्थानी, तो राजस्थानी जब हम बांटते हैं कि हिंदी भाषा है, उसकी कुछ उपभाषाएं हैं और बोलियां हैं, तो हिंदी की कितनी बोलियां हैं ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। कई बार टेट में पूछा गया एग्जाम में, कितनी बोलियां हैं हिंदी की, और नाम लिखकर बताइए कौन कौन बोलियां हैं और कितनी उपभाषाएं हैं, वो भी बताइएगा। अब राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, पता है, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जिसमें राजस्थानी प्रधान है, किसमें, राउलवेल में। अगर आपसे इतना ही पूछ ले कि राउलवेल में कौन सी भाषा प्रधान है या कौन सी बोली प्रधान आपके रूप में देखा जाएगा, तो आप राजस्थानी को ही टिक करेंगे, नहीं राजस्थानी प्रधान है। और कितने मतलब कितने बोलियों के शब्द मिलते हैं, तो आप कितने बताएंगे, 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, इसको भी याद रखिएगा। और कितनी नायिकाओं का वर्णन है, 7 नायिकाओं का वर्णन है। वो नायिकाएं कहाँ की हैं, कल्चरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का। सामंत किसे कहते हैं ये तो आप जानते होंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, चलेगा। राउलवेल, ध्यान देना है यहाँ, राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित रचना को क्या कहते हैं। अच्छा ये बताइए, गद्य पद्य मिश्रित रचना को क्या कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा। चंपू काव्य, चंपू काव्य, कुछ और चंपू काव्य के नाम बताइएगा, पता है, चलेगा। तो राउलवेल भी कैसी रचना है, चंपू काव्य रचना है ना। कैसे, क्योंकि इसमें गद्य और पद्य मिश्रित है। अब ध्यान देना है, चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी रचना है। अगर आपसे कहा दिया जाए कि हिंदी की प्राचीनतम चंपू रचना का नाम बताइए, या निम्न में से प्राचीनतम हिंदी चंपू रचना कौन सी है, तो तब भी आप टिक करेंगे किसको, राउलवेल को। बात समझिए कितने प्रश्न बन रहे हैं यहाँ से। अगर आपसे प्रश्न कहा जाए प्राचीनतम हिंदी चंपू रचना कौन सी है, तो आप किसको बताएंगे, राउलवेल। तो देखिए लिखा गया है कि राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी रचना है, या हिंदी कृति है, कृति माने वही रचना। आगे देखा जाए, आरंभ में कवि ने, ध्यान देना है, आरंभ में कवि ने, अच्छा एक और समझिएगा कि हिंदी रचना तो यहाँ राजस्थानी का प्रयोग है। अगर मूलतः इसमें देखा जाए, अगर आपसे कहा जाए मूलतः भाषा कौन सी है, तो आप मूलतः मध्य देशी, यानी मध्य देशी अपभ्रंश भाषा माना जाता है, यानी मध्य देशी अपभ्रंश भाषा ये मानते हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि जो ये रचना है राउलवेल, उसमें मूलतः देखा जाए तो मध्य देशी अपभ्रंश भाषा बताते हैं। लेकिन आपसे यहां समझना है कि राजस्थानी प्रधान है, क्लियर, मूलतः मध्य देशी अपभ्रंश लेकिन राजस्थानी प्रधान है। तो आगे देखा जाए थोड़ा इसमें, आरंभ में कवि ने राउलवेल यानी राउल के सौंदर्य, यानी आरंभ में कवि ने क्या किया, जो राउलवेल रचना है इसमें राउल जो नायिका है के सौंदर्य वर्णन पद्य में किया है।
और फिर बाद में गद्य में किया है, ये इसीलिए इसे चंपू काव्य कहा गया है। यानी जो राहुल नायिका है इसके सौंदर्य का वर्णन पहले कभी पद्य में किया है और बाद में किस में किया है, गद्य में किया है। इस बात को समझ गए होंगे ना। आगे देखा जाए, इसे सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि इसे सबसे पहले भयाणी का नाम सुने हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भयाणी ने भारतीय विद्या में प्रकाशित कराया, ध्यान देना है, में प्रकाशित कराया था। यानी अगर आपसे कहा दिया जाए कि सबसे पहले राउलवेल को प्रकाशित कौन कराया है, तो किसे बताएंगे आप? भयाणी को। भयाणी कौन है ये जानते होंगे थोड़ा बहुत बातें लोग। तो भयाणी ने सबसे पहले राउलवेल को किस में प्रकाशित कराया है? भारतीय विद्या में। बाद में माता प्रसाद गुप्त ने इसे सुव्यवस्थित रूप से संपादित किया। समझ गए होंगे किसको? राउलवेल को। और इस बात को आप समझ गए होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये समझ गए होंगे कि इसमें मूलतः, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको आगे बातें बताई जा रही हैं। एक बार आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए सुरक्षित कहाँ है तो इसे ध्यान दीजिएगा कि ये वर्तमान में जो सुरक्षित है, एक चीज और नोट कर लीजिएगा, बंबई के, देखिए इस समय मुंबई नाम हो गया ना, पहले बंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स के संग्रहालय, यानी बंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स जो संग्रहालय है उसमें सुरक्षित है। क्लियर? किसी कोई डाउट नहीं है ना? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। कौन? राउलवेल। तो अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गई होगी बातें। भयाणी ने सबसे पहले किसमें? भारतीय विद्या में प्रकाशित करवाया है, भारतीय विद्या में, और बाद में माता प्रसाद गुप्त ने इसका अच्छे से संपादन यानी संपादित करके इसका संस्करण निकाला, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं आज। इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, 7 नायिकाओं का वर्णन मिलता है। तो इससे महत्वपूर्ण बातें जो प्रश्न पूछे जाते हैं इतना ही है। आइए हम आगे देखते हैं कि आदिकालीन गद्य कौन से। आइए अब हम आगे देखते हैं अगली रचना के बारे में। तो हम लोगों ने 2 रचनाएं देख लिया, याद हो गया होगा, कुवलय माला कथा और राउलवेल ना। अब आगे देखते हैं अगली रचना, तीसरी रचना के रूप में हम देखें उक्ति व्यक्ति प्रकरण। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार परीक्षा में पूछी गई ये भी रचना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है तो किसको बताएंगे? ध्यान देना है, दामोदर भट्ट, कहीं कहीं दामोदर शर्मा मिलता है। अब इसके बारे में भी बता रहे हैं बातें, ध्यान दीजिएगा। इसकी रचना यानी किसकी रचना? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, याद हो गया। उक्ति माने जानते होंगे, बताने कोई जरूरत नहीं। व्यक्ति माने जानते होंगे, प्रकरण माने जानते होंगे, उसको बांटा जाता है भागों में। काशी कौशल, ध्यान देना, इसकी रचना काशी कौशल नरेश उस समय थे जब ये रचना लिखी गई कि काशी, इसमें रचना में काशी कौशल नरेश गोविंद चंद्र के सभा पंडित, यानी जानते हैं कुछ जो उन लोगों की राजाओं की सभा होती है उसमें कुछ विद्वान रहा करते थे, तो उनके जो सभा पंडित थे दामोदर भट्ट। ध्यान देना है, अगर आप बच्चन सिंह को नोटिस करेंगे, कोट करेंगे, तो बच्चन सिंह दामोदर भट्ट लिखते हैं, और शेष और लोग जैसे देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र, और अगर आपको देखा जाए रामचंद्र तिवारी तो दामोदर शर्मा लिखते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं मिलेगा दामोदर शर्मा, ये ज़्यादा लोग मिल जाते हैं। और अगर आप देखेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह को तो ये लिखते हैं दामोदर भट्ट ने किया, यानी दामोदर भट्ट या दामोदर शर्मा। समझिएगा कि ये 2 पुस्तकों का उल्लेख है, इसलिए तुलनात्मक अध्ययन करा रहे हैं, आपको डाउट ना हो, ध्यान देना है। अगर आपने बच्चन सिंह को देखेंगे दामोदर भट्ट नाम मिलेगा, और अगर देखेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र को तो दामोदर शर्मा नाम मिलेगा, रामचंद्र तिवारी को देखेंगे दामोदर शर्मा नाम मिलेगा। तो इस वजह से आपको डाउट ना हो, कोई गलत ना पड़े, इस बात को आपको बताया जा रहा है। कहीं आप दामोदर शर्मा याद किए हों और दामोदर शर्मा नाम ना मिलकर भट्ट मिल जाए, आप दामोदर भट्ट याद किए शर्मा मिल जाए, तो बात समझ गए होंगे, इससे डाउट ना रहे आपको। क्लियर हो गई बातें। यानी इसकी रचना किसके सभा पंडित? काशी कौशल नरेश महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर भट्ट ने किया है। ये साधारण सीधी सीधी बात है, थोड़ा घुमाकर ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि उस समय काशी तो जानते होंगे, काशी माने बनारस, और कौशल माने बताइए कौशल किसे कहा जाता है वर्तमान में? कौशल किसे कहा गया? यानी जो पहले जिसे हम कौशल कहते हैं वर्तमान में क्या है वो, ये बताइएगा जरूर, चलेगा। दामोदर शर्मा ने, अब देखिए वही दामोदर भट्ट या दामोदर शर्मा समझें। अच्छा, दामोदर किसका पर्याय, इसको भी बताइएगा, ठीक है ना।
राजकुमारों को कान्यकुब्ज और काशी, कान्यकुब्ज कहाँ पड़ता है, क्या है, और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए की थी, यानी संस्कृत सिखाने के लिए की थी। इसकी रचना उक्त व्यक्ति प्रकरण की किस भाषा में, उस प्रदेश यानी कान्यकुब्ज और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए रचना की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी भाषा सिखाने के लिए रचना की गई तो आप बताएंगे, देखिए यहाँ लिखा गया स्पष्ट रूप से संस्कृत। संस्कृत जानते होंगे, बताने कोई जरूरत नहीं है। संस्कृत को दो भागों में बांटते हैं हम ना, जब इसका विभाजन देखते हैं, एक वैदिक संस्कृत, दूसरी लौकिक संस्कृत। क्लियर। संस्कृत के कुछ विद्वानों का नाम बताइए, उनकी रचनाएं भी, बात समझ गए होंगे। आगे देखा जाए, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। कौन सा व्याकरण ग्रंथ है, उक्ति से पता ही हो गया होगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अब समझिएगा यह कैसा ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, गलत नहीं होंगे ना। इस ग्रंथ का प्रणयन, यानी प्रणयन से कंफ्यूज तो नहीं होंगे, इसका प्रणयन मैंने ये रचा गया 12वीं शताब्दी, यानी 12वीं शताब्दी में इसका प्रणयन किया गया, यानी इसकी रचना 12वीं शताब्दी मानी जाती है। आगे देखा जाए, इसमें बनारस, बनारस, अच्छा कई बार कुछ लोग कहते हैं ना अगर बनारस में रस बना तो क्या हुआ, तो बनारस नाम ये ना, बनारस, तो क्लियर, बनारस और उसके आसपास के संस्कृति और भाषा पर स्पष्ट रूप से प्रकाश मिलता है। मतलब अगर इस रचना में देखेंगे तो बनारस जो है, यानी जिसे वाराणसी भी आप जानते होंगे ना, वाराणसी नाम क्यों पड़ा है, वरुणा और असी नदी ना, वरुणा और असी के किनारे बसने के कारण वाराणसी नाम पड़ा है, उसी का नाम बनारस है, बात समझ गए होंगे। और वहीं काशी भी कहा जाता था ना, यही क्लियर चलेगा। जो भी बातें आप बताइएगा स्पष्ट रूप से क्या बातें हैं, और बनारस के बारे में आप क्या जानते हैं, चलेगा। बनारस के बारे में क्या और जानते होंगे, कहा जाता है शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है नगरी, और यही काशी में कहा जाता था कबीर के समय में कि यहाँ मरने पर मोक्ष मिलता था। तो और कबीर चले गए थे कहाँ, कहाँ पर, जहाँ पर कहा जाता है मरने पर नरक मिलता था, कहाँ गए थे कबीर, कमेंट बॉक्स में बहुत बार एग्जाम में पूछा कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, मगहर में। तो मगहर पर लोगों को पाले जो भ्रांतियाँ थी, वही बनारस के बारे में, उसके आसपास के संस्कृति और भाषा पर स्पष्ट रूप से प्रकाश मिलता है। किस रचना में, उक्त व्यक्ति प्रकरण में। और ध्यान देना है, इस पुस्तक का नाम उक्त व्यक्ति था, ये बात मैं बता रहा हूं डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। इस पुस्तक का नाम उक्त व्यक्ति था, 5 प्रकरणों में बटे होने के कारण, यानी यह पुस्तक 5 प्रकरणों में बटी, इस कारण इसका नाम उक्त व्यक्ति प्रकरण हो गया। आप ध्यान, उक्त व्यक्ति नाम था, प्रकरण में बटा है, यानी प्रकरण में 5 प्रकरण में, इस कारण इसको क्या कहा गया, उक्त व्यक्ति प्रकरण। हमें लगता है इतना समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगली रचना हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग अगली रचना देखते हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से ना। देखिए अगली रचना हम देखते हैं चौथी रचना के रूप में, वर्ण रत्नाकर। नाम सुने होंगे, वर्ण रत्नाकर। अच्छा, रत्नाकर के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं, बताइएगा। रत्नाकर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रत्नाकर के नाम से कौन कवि जाने जाते हैं हिंदी में, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनकी रचना जानते होंगे ना, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई। चलिए आगे देखा जाए। तो ये वर्ण और रत्नाकर ना समझेंगे, इसलिए बता रहे हैं वर्ण रत्नाकर। ध्यान देना है, वर्ण, वर्ण माने जानते होंगे, वर्ण किसे कहते हैं बताया गया है, वर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्ण एक अनेकार्थी शब्द है, सब कुछ बताया गया है। तो ये रचना है वर्ण रत्नाकर, ना कि रत्नाकर कवि के नाम से समझेंगे ना। वर्ण रत्नाकर जो रचना है, इसके रचनाकार मैथिल कवि ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। अब कौन है, ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, इनके साथ विशेषण जोड़ दिया गया है मैथिल कवि। अच्छा, जो मैथिल भाषा है किस उपभाषा के अंतर्गत आती है बताइएगा आप लोग, बिहारी के अंतर्गत, याद रखें ना, बिहारी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, तीनों बिहारी के अंतर्गत आते ना, चलेगा। इसकी रचना का ढांचा, यानी रचना का ढांचा, यानी इस रचना का जो ढांचा है, ढांचा देखिए कैसे लिखा गया है, विश्व कोशात्मक है, यानी एक समझिएगा विश्व कोश माने जानते होंगे, शब्द कोश जानते होंगे ना, तो विश्व कोशात्मक है, इसे याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्ण रत्नाकर जो है इसकी ढांचा कैसा है,
तो विश्व कोशात्मक है, ध्यान देना है, विश्व कोशात्मक। क्लियर। आगे देखा जाए, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है कौन? वर्ण रत्नाकर। अगर आपसे पूछा जाए मैथिली हिंदी में रचित प्रथम रचना कौन सी है, अगर विकल्प दे तो ध्यान दीजिएगा वहां वर्ण रत्नाकर ही माना जाएगा। यानी मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली रचना, यानी अभी उधर दूसरी देख रहे थे, यहाँ मैथिली जुड़ गया है, हिंदी तो है इसमें मैथिली ऐड हो गया ना। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? वर्ण रत्नाकर है। कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रश्न समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, इस रचना के संपादन और प्रकाशन कौन कराया है? अगर आप देखेंगे तो जो देखेंगे कि अगर रामचंद्र तिवारी केवल इनको लिखते हैं, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने संपादन करके प्रकाशित कराया। लेकिन जब हम देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र को तो लिखते हैं डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, धन बबुआ मिश्र, ये दोनों के संपादन में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी से क्या हुआ? प्रकाशित हुआ है, यानी प्रकाशित हो चुकी कौन रचना? वर्ण रत्नाकर। ये ध्यान दीजिएगा, सुनीत कुमार चटर्जी को मत भूलिएगा, मान लीजिए इनको विकल्प में कर दे रहा है, और बबुआ, दोनों लोगों का ने मिलकर क्या किया है? संपादन करके इसको बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित कराया। और यहाँ अगर बात आ जाए कि अगर ये सब विकल्प में बबुआ मिश्र को ना दे, सुनीत कुमार चटर्जी को दे, तो भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखा जाए, अब बच्चन सिंह लिखते हैं इसमें कुल 8 कल्लोल हैं। अब एक कल्लोल कवि हैं, एक कल्लोल कवि की कौन सी रचना है बताइएगा? ये जो रचना इसमें बता रहे हैं, इसमें कुल 8 कल्लोल हैं, 8वां कल्लोल अधूरा है। यानी अब समझ गए होंगे कि वर्ण रत्नाकर बटा किसमें है, किसमें कितने हैं? सब 8 कल्लोल हैं। और आपको बताया गया कि जो 8वां कल्लोल है वो कैसा है? अधूरा है। जैसे कल्लोल का कुछ नाम भी समझ लीजिएगा, आपको अगर नहीं समझ, जैसे 8 कल्लोल में नगर वर्णन, नायिका वर्णन, आस्थान वर्णन, ऋतु वर्णन, प्रयाणक वर्णन, ठीक है ना, ऐसे ही भट्टादि वर्णन, श्मशान वर्णन, ये ऐसे करके सब इसमें कल्लोल हैं, और 8वां कल्लोल अधूरा है। तो बात समझ गए होंगे। तो जो गद्य की रचनाएं हैं 4 पढ़े हैं, ठीक ना, 4 रचनाएं। अगर ये भूलें तो ऐसे याद कर लीजिएगा, एक नाम से क्रूव, ये ट्रिक बता रहे हैं, क्रूव, इसको डिफाइन करेंगे तो इसमें 4 रचना सेट हो गई हैं। ये ट्रिक बता दे रहे हैं, यानी इसे आप ट्रिक समझिएगा, क्रू को ट्रिक समझिए। कैसे? का से पहली रचना बताया, कुलय माला, एकदम सनवाइज है क्रमशः का। इसके बाद क्रू को अगर तोड़ेंगे तो इसको आप तोड़ कर देखिए, क्रू को तो क्या तोड़ेंगे, इसमें क्या क्या आएगा? एक तो है का, ठीक, इसमें और क्या है? का को जब तोड़ेंगे तो रा, फिर क्या है? उ, फिर क्या है? वा। यही आ गया, यही देखिए, क्रू से जोड़िए। का से कुवलय माला कथा, क्रू से याद रखना। रा से राउल वेल, उ से उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वा से वर्ण रत्नाकर। तो आप क्रू याद करके आदिकाल की 4 गद्य रचनाएं आप याद कर लेंगे। अगर आपसे पूछेगा तो भूलेंगे भी नहीं। क्रू सूत्र याद करके ये भी कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, से सब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो शेष कार्य आप करते रहिएगा, जितने प्रश्न हैं या जो चीज़ें समझ में आई, कैसे संपूर्ण चीज़ें बताइए आप। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।